हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहिल ठाकुर। आप सबका स्वागत है मेरी क्लास गुरुकुल क्लासेस सागर में। तो हम पढ़ रहे थे कि ब्रह्मांड क्या है और क्या होता है। हमने अभी ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी जानकारी पहले वीडियो में ले ली है। उसके आगे हम बात करेंगे। अभी थोड़ी ब्रह्मांड का और चैप्टर रह गया है। तो सबसे पहले ब्रह्मांड जो पहले विचारक थे जो प्राचीन काल में, वो समझते थे कि ब्रह्मांड सिर्फ हमारे सौरमंडल तक ही है और बाकी सौरमंडल के बाहर कोई ब्रह्मांड की ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन बाद में जब नए नए मत आते गए तो उसके हिसाब से थ्योरी भी चेंज होती गई। तो हम कुछ थ्योरी देखेंगे जो अलग से दी गई हैं। तो पहले यूनान के एक एरिस्टाकर्स नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक विचार रखा था, उसको प्रतिपादित यानी उसको सही साबित नहीं किया था, बस ऐसा बताया था कि उन्होंने अपना विचार बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड वो मानते थे कि सौरमंडल ही है। तो उनके हिसाब से सौरमंडल का केंद्र सूर्य था, जो कि मतलब इसका ये है कि सूर्य ऐसा है हमारा, और वो पूरे सौरमंडल को ही ब्रह्मांड मानते थे। जबकि हम अभी इस हिसाब से जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार सौरमंडल के बहुत बाहर तक है, कई आकाश गंगाएं वगैरह भी हैं। लेकिन जो पुराने विचारक वगैरह थे वो मानते थे कि सौरमंडल ही पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन तो उनके हिसाब से, एरिस्टाकर्स के हिसाब से, एरिस्टाकर्स लगभग, जो आप नाम देख लीजिए एरिस्टार्कस, ये नाम लगभग ये हुए थे 300 ईसा पूर्व के समय पे थे। तो इनने 300 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व तो आपको आता होगा, तो 2000 साल है, और 300 ईसा पूर्व वाले भी 300 साल, वो तो लगभग 2300 साल। जो 2300 साल हैं, तो 2300 साल पहले इनने विचार रख दिया था अपना। तो आप सोच सकते हैं कि 2300 साल पहले इनका विचार, वो भी सही विचार था ये एक प्रकार से। मतलब इनने कोई उस पर जांच पड़ताल नहीं की थी, बस थोड़ा इनने अपना विचार दिया था। इसके हिसाब से इनने बताया था कि सूर्य केंद्र में है, जबकि चारों तरफ इसके ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। यानी ये ग्रह हो गया, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों तरफ। ये ग्रह हो गए। तो इनने दिया, इसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक। इस धारणा को क्या बोलते हैं? हेलियोसेंट्रिक। यानी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए, यानी सूर्य स्थिर रहे और बाकी के ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएं, तो वो धारणा क्या कहलाती है? हेलियोसेंट्रिक। जबकि कई वैज्ञानिक मानते थे कि पृथ्वी सेंटर में है और सूर्य और अब बाकी के ग्रह जो हैं वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। ये कौन सी धारणा कहलाती है? ये मत कहलाता है जियोसेंट्रिक। तो जियोसेंट्रिक आगे इन्होंने तो दिया था हेलियोसेंट्रिक, जो बिल्कुल सही है अपने हिसाब से, लेकिन ब्रह्मांड नहीं है, सौरमंडल के हिसाब से सही है, क्योंकि सूर्य भी दूसरी जगह चक्कर लगा रहा है, अपनी गैलेक्सी के साथ घूम रहा है। तो ब्रह्मांड के तौर पे तो ये गलत हो सकती है, लेकिन अगर सौरमंडल के हिसाब पे हम देखें तो ये धारणा सही है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ हमारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य को हम स्थिर मानते हैं और ग्रह बाकी चारों इसकी तरफ घूम रहे हैं। अब बाद में जो आए टॉलमी ने बहुत कुछ किया है हमारे भूगोल के लिए। आप थोड़े देख लीजिए टॉलमी ने क्या क्या किया है। टॉलमी है, इन्होंने सबसे पहले मानचित्र जो पहला मानचित्र बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? टॉलमी के द्वारा। और इन्होंने मानचित्र यानी मानचित्र की मान लीजिए एक तरीके से रचना ही की मानचित्र की। तो सबसे पहले इन्होंने मानचित्र पर किसको उतारा था? इन्होंने सबसे पहले मानचित्र बनाया था बंगाल की खाड़ी का, यानी हमारे बाजू में, जो भारत के बाजू में है, वो सबसे पहले इन्होंने अपने मानचित्र में उतारा था। और टॉलमी ने एक धारणा बताई थी कि जो एरिस्टाकर्स ने दी थी धारणा कि हेलियोसेंट्रिक में कि सूर्य केंद्र में है, जबकि बाकी ग्रह इसके सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। जबकि टॉलमी ने इसके विपरीत बिल्कुल इस धारणा को पलट दिया। इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, इसको अर्थ मान लो पृथ्वी, तो पृथ्वी सेंटर में है और बाकी सूर्य और बाकी के ग्रह जो हैं वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। इसमें आप सूर्य भी मान लो, कुछ ग्रह, तो बाकी जो ग्रह और सूर्य रह गए हैं, तो वो क्या, पृथ्वी तो स्थिर है लेकिन बाकी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य भी इसके चक्कर लगा रहा है। तो ये धारणा तो गलत है। तो टॉलमी ने ये जो बताया था जियोसेंट्रिक, इसको क्या बोलते हैं? जियोसेंट्रिक धारणा या मत। जियोसेंट्रिक क्यों बोलते हैं? जियो मतलब पृथ्वी जो सेंटर में है, तो उसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक। तो टॉलमी के हिसाब से पृथ्वी सेंटर में और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, तो ये धारणा तो गलत है। हेलियोसेंट्रिक धारणा एक प्रकार से सही है। तो बाद में आया जो कोपरनिकस, इन्होंने एरिस्टाकर्स ने जो एक मत यानी एक विचार दिया था, सिर्फ उनने प्रतिपादित या उसको सही साबित नहीं किया था। लेकिन जब कोपरनिकस आए तो इन्होंने इसका क्या सिद्धांत का
इस एरिस्टाकर्स के सिद्धांत को सही साबित किया अपने प्रयोगों के द्वारा। फिर इन्होंने बताया कि सन सेंटर में है और बाकी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो एरिस्टाकर्स ने पहले ही दे चुके थे अपने, लेकिन इनने क्या दिया था, सिर्फ विचार बताया था कि ऐसा हो सकता है, जबकि कोपरनिकस ने उसको सही साबित किया। तो ये सिद्धांत यानी जो हेलियोसेंट्रिक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया है, कोपरनिकस ने, क्योंकि इनने साबित किया उसको, जबकि इनने सिर्फ एक प्रकार से विचार दिया था कि हेलियोसेंट्रिक में सन के केंद्र में रहता है और बाकी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि हेलियोसेंट्रिक धारणा या मत किसने दिया था, तो कोपरनिकस ने दिया था। हम एरिस्टाकर्स नहीं लगाएंगे क्योंकि उनने सिर्फ एक प्रकार से अपना विचार रखा था कि हेलियोसेंट्रिक हो सकता है। और आगे देखते हैं। देखो पहले तो ये सब कोपरनिकस वगैरह जो हैं, एरिस्टाकर्स, टॉलमी वगैरह, इनने सिर्फ अपनी यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि बिना दूरबीन के देख के बता दिया था कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि दूरबीन का निर्माण किसने किया था, गैलीलियो ने। वो भी जब 1605 में, जब ये सब धारणाएं पहले आ चुकी थी, 300 BC में आई थी, यानी जब तो दूरबीन का दूर दूर तक पता नहीं था। तो गैलीलियो हैं जो, इन्होंने दूरबीन का निर्माण किया कब, 1605 में। तो 1605 में दूरबीन का निर्माण हुआ और उस टाइम इन्होंने फिर ग्रह वगैरह देखे। फिर उसके बाद थोड़े मत अच्छे तरीके से, यानी जो विचारक थे उन्होंने अच्छे से देखे कि हाँ ये ग्रह देखे जा सकते हैं, क्योंकि ग्रह वगैरह जो हैं, हमारा सौर मंडल ही इतने दूर है कि हम अपने जो ग्रह हैं उसको अच्छे से नहीं देख सकते, क्योंकि छोटे छोटे दिखते हैं। तो वो तारे की समान ही दिखते हैं, क्योंकि जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो तारे और ग्रहों में हम अंतर नहीं प्राप्त कर सकते। उस टाइम पे तो जब दूरबीन वगैरह नहीं थी तो और भी नहीं देख पाते थे। तो दूरबीन का निर्माण कब हुआ, 1605 में। 1605 में इन्होंने क्या, सौर मंडल का ज्ञान प्राप्त किया, किसने, गैलीलियो ने। अब विलियम हर्शेल हैं जो, इन्होंने 1781 में जो 1605 में दूरबीन बनाई थी, किसने, गैलीलियो ने। अगर गैलीलियो का देश पूछा जाए तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या, ली आ रहा है हमेशा, ली गैलीलियो। तो ली मतलब इटली में भी ली आ रहा है और गैलीलियो में भी ली आ रहा है। तो ये कहाँ से थे, इटली से। आपको याद रहेगा, छोटी छोटी ट्रिकें हैं जो आपको याद रहेंगी। 1605 में इन्होंने क्या बनाया, दूरबीन। 1781 में फिर जो एक विलियम हर्शेल नाम के वैज्ञानिक थे, या खगोल शास्त्री कह लो आप, विलियम हर्शेल। तो इन्होंने, विलियम हर्शेल ने क्या, यूरेनस की खोज की थी 1781 में। दूरबीन की सहायता से ही खोज पाए होंगे। फिर 1805 में, तो आप देखिए 1605 में क्या दूरबीन बनी थी, और उसके 200 साल बाद, लगभग 200 साल ऐड कर दो, तो 200 साल बाद 1805 में क्या हुआ, हमें पता चला कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो सौरमंडल तक ही सीमित नहीं है, सौरमंडल के बाहर भी हमारा ब्रह्मांड फैला हुआ है। ये हमें कब पता चला, 1805 में। 1605 में जबकि दूरबीन बन गई थी। तो इतनी अपग्रेड करते करते दूरबीन जब हम बाद में 1805 में ही सौरमंडल के बाहर देख पाए, तो आप समझ सकते हैं कि 1600, 1700, 1800 साल तक बंद रहा। और एडविन पावेल हब्बल, जो एडविन पावेल हब्बल हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि हमारी जो सौरमंडल है वो सौरमंडल से बाहर एक आकाशगंगा है जो कि मंदाकिनी नाम से जानी जाती है। उसके बाहर भी कई आकाशगंगाएं हैं। तो इस समय हम जाने कि ब्रह्मांड के बाहर भी कई, हमारे आकाशगंगा के बाहर भी कई गैलेक्सी वगैरह हैं। तो इस प्रकार से हम जान सके कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका विस्तार सिर्फ हमारी आकाशगंगा या हमारी गैलेक्सी तक नहीं, इस गैलेक्सी के बाहर भी कई गैलेक्सी वगैरह हैं। जो ब्रह्मांड का विस्तार इससे हमें पता चला। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मंदाकिनी। और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मिल्की वे, या इसको हिंदी में बोलेंगे दुग्ध मेखला। तो मिल्की वे और मंदाकिनी में अंतर क्या है, एक ही है, सेम है, क्योंकि हमारी जब गैलेक्सी या आकाशगंगा, गैलेक्सी को हिंदी में बोलते हैं आकाशगंगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी आकाशगंगा कौन सी है, मंदाकिनी है कि मिल्की वे है। तो आप हर एक यानी बुक वगैरह में मिलेगा कि मंदाकिनी ही मिल्की वे है, सेम नाम है, एक चीज़ के दो नाम हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मंदाकिनी जो हमारी है, मंदाकिनी में क्या है,
कि मंदाकिनी कई तारों का समूह है जो कि हमारी पूरी आकाशगंगा को नोटिस करता है। यानी हमारी जो एक प्रकार से मान लो कि हमारी आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, इसके अंदर कई तारे हैं, कई सूर्य हैं, तो जो पूरी फैली हुई है गैलेक्सी जो हमारी, इसका नाम है मंदाकिनी। जबकि हमारी जो यानी रात के समय में हमें जो दूधिया रोशनी वगैरह दिखती है, कि दूधिया रोशनी मतलब एक प्रकार से रात को हम देखेंगे कि सफ़ेद जो एरिया दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे। तो यानी इस टाइम पे रात के समय हम जो अपनी पृथ्वी से देखेंगे और जो इतना एरिया दिखता होगा हमें पृथ्वी से अपना, यानी दूधिया टाइप का, तो इसको क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला। तो मंदाकिनी के अंदर ही दूधिया रोशनी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, दुग्ध मेखला। तो और गैलेक्सी आपको पता नहीं होगा कैसे बोलते हैं। तो गैलेक्सी क्या होता है कि एक तारों का समूह होता है। मतलब एक आकाशगंगा में, जैसे ये आकाशगंगा है और इसमें कई तारे होंगे, कई ग्रह होंगे, और इनका जो समूह अगर हम एक मान लें तो वो समूह क्या कहलाता है, इनकी आकाशगंगा। तो एक आकाशगंगा में कई तारे होते हैं। जैसे कि सीधी आकाशगंगा की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो कई तारों के समूह को ही हम आकाशगंगा कहते हैं। और एक आकाशगंगा में लगभग 10,000 × 10⁻10 इतने तारे एक आकाशगंगा में होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आकाशगंगा कितनी बड़ी होती है। हमारे पास एक तारा है हमारे सौरमंडल का, वो तारा आप जानते होंगे कि हम अपने सूर्य, जो तारे का मतलब क्या होता है, जो अपना स्वयं का प्रकाश प्रकाशित करे। मतलब जो चंद्रमा चमक रहा है वो सिर्फ सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य के यानी सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो सीधे चंद्रमा पे पड़ रहा है। चंद्रमा के अपना प्रकाश रिफ्लेक्ट करके जो सूर्य से प्राप्त कर रहा है वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ, पृथ्वी पर भेजता है। इसलिए हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा अपनी रोशनी खुद पैदा नहीं करता, वो सूर्य की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट कर देता है। जबकि सूर्य अपनी जो रोशनी है वो खुद बनाता है। जो अपना हाइड्रोजन रहता है इसको चेंज करके हीलियम में करता है वो कन्वर्ट। तो हीलियम में कन्वर्ट जब हाइड्रोजन होता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पादित होती है, उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा हमें बाद में रोशनी के रूप में दिखाई देती है। तो तारे क्या अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं, जबकि ग्रह वगैरह ग्रहों की खुद की रोशनी नहीं होती। तो लगभग 10⁻10 यानी कितने आप 10 और 11 12 13 14 जीरो अगर आप जोड़ दो एक के पीछे, तो उतने तारे एक गैलेक्सी में होते हैं। यानी गैलेक्सी का विस्तार बहुत बड़ा होता है। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मंदाकिनी। और जो हमें रात में दूधिया प्रकाश दिखता है उसको हम दुग्ध मेखला कहते हैं, जो कि हमारी मंदाकिनी का ही क्षेत्र है। और हमारे यानी मंदाकिनी के सबसे पास जो गैलेक्सी है, मतलब ये हमारी मंदाकिनी है। मंदाकिनी मतलब हमारी गैलेक्सी है। और इसके पास जो सबसे पास गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा सबसे पास की गैलेक्सी कौन सी है हमारी गैलेक्सी के, एंड्रोमेडा। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं तो ये याद रखना। और हमारे सूर्य के सबसे पास में कौन सा तारा है, यानी हमारे सूर्य के पास में सबसे पास का तारा कौन सा है, सूर्य के सबसे पास का, मतलब ये हमारा सन है। मान लो सन जो खुद की रोशनी पैदा कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, सन यानी तारा। तो हमारा जो तारा है वो कौन सा, हमारे सौरमंडल का सन। इसके पास जो सबसे पास तारा है उस तारे का नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में। तो इसका नाम है अल्फा सेंचुरी। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। जब भी हम कोई यानी सचिन तेंदुलकर या कोई भी खिलाड़ी जब 100 बनाता है, अपनी सेंचुरी पूरी करता है, तो क्या अपना बैट उठाता है ऊपर ऐसे दिखाता है, तो वो आप देखिए कि वो किसकी तरफ बैट दिखा रहा है, स्टार यानी एक तारे की तरफ दिखा रहा है कि हाँ मेरी सेंचुरी पूरी हो गई। तो इससे आपको तारे का नाम याद रखेगा कि अगर हम तारे की तरफ बैट दिखा रहे हैं तो सेंचुरी यानी अल्फा सेंचुरी। तो ये ट्रिक है मेरी भी, मैं भी इस तरीके से याद रखे हूँ, तो आप भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अच्छा जो मत है या जो थ्योरी है वो कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी या अपनी महाविस्फोट सिद्धांत। हिंदी में उसको बोलेंगे महाविस्फोट सिद्धांत, जबकि इंग्लिश में बोलेंगे बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या है कि हमारा जितना भी ब्रह्मांड जो हमें दिख रहा है, तारे वगैरह जो सब कुछ है, जितनी भी आकाशगंगा हैं, वो सब एक छोटे से बिंदु में थे। पहले जब शुरुआत में हमारा ब्रह्मांड बना नहीं था उस टाइम में बस इतना छोटा सा एक परमाणु टाइप का एक बिंदु था। यानी
एक छोटे से बिंदु में पूरा ब्रह्मांड जितना है वो सब समेट के एक सब छोटे से बिंदु में था। पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, सूर्य, यानी जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, सब एक छोटे बिंदु में थे। और इसका अगर एक छोटे से बिंदु में इतना सारा यानी मटेरियल रहेगा, इतने सारे एलिमेंट वगैरह रहेंगे, तो उसका क्या घनत्व, डेंसिटी यानी बहुत ज़्यादा होगी। आप जानते होंगे डेंसिटी कैसे बोलते हैं, तो डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई होगी। और उसका टेम्परेचर अगर इतने तरीके से संपीड़ित या उसको प्रेशर से दबा के रखेंगे तो उसमें क्या टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसका टेम्परेचर और घनत्व बहुत असीमित था, यानी बहुत ज़्यादा हाई था। और जब इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी के कारण एक समय पे क्या होता है, इसमें एक विस्फोट होता है। विस्फोट से क्या होता है कि जितना सारा मटेरियल रहता है जो छोटे एक बिंदु में था, वो क्या होता है, फैल जाता है। उस टाइम पे क्या जो एक बिंदु में था, उसके बाद फूटने के बाद वो सब क्या, उसका मटेरियल क्या प्लाज्मा उसमें फॉर्म में था, प्लाज्मा के कोई यानी ठोस वगैरह नहीं था, एक प्लाज्मा फॉर्म में था। लेकिन जब ये थोड़े यानी कुछ सेकंड के बाद ये क्या होने लगा था, ठंडा होने लगा था। पहले इसका जो टेम्परेचर था वो एक के पीछे आप 32 जीरो लगा दो, मतलब एक डिग्री सेल्सियस होता है तो 1 डिग्री सेल्सियस के इनटू में 32 जीरो लगा दो आप, तो उतना टेम्परेचर था शुरुआत में इसका, एक छोटे से बिंदु का। लेकिन जहाँ से ये इसमें विस्फोट होता है तो कुछ सेकंड के बाद ये मटेरियल क्या होता है, ठंडा होने लगता है। कुछ लाखों साल बाद मटेरियल ठंडा होता जाता है, कुछ ग्रहों का निर्माण होता है। क्या है कि जब ये फूटा था तो पूरा यानी धूल के कणों में यानी छोटे छोटे से कणों में हो गया था। लेकिन जब इसमें क्या हुआ, जब ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगा एक सेंटर की तरफ, तो ये जो आसपास के कण वगैरह थे ये पास में जाके क्या हो गए, एक कठोर एक इकट्ठे हो गए, तो एक ग्रह का निर्माण होने लगा। या जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन वगैरह थी, जैसे हमें पता है कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मटेरियल या सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जिन जगहों पे ज़्यादा हाइड्रोजन था वहाँ पे क्या तारों का निर्माण होने लगा। तारे बाद में जो हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज होने लगे, हीलियम में चेंज होते ही जैसे, तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे लिए और डायरेक्ट रोशनी निकलती है। तो जो हाइड्रोजन वाले ग्रह वगैरह थे वो तारे में चेंज हो गए, उनका टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से क्या बहुत सी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी का भी उसी प्रकार से निर्माण हुआ। और हमारे जो ग्रह वगैरह हैं, जो पृथ्वी है हमारी, ऐसे ही वो भी उस टाइम पे एक गर्म थी, लेकिन बाद में कुछ लाख साल बाद, करोड़ों साल बाद वो भी ठंडी हो गई। और उसके बाद हमारी पृथ्वी पे क्या जीवन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद पानी बन गया, समुद्र बन गए, समुद्र बना तो एक कोशिकीय जीव भी पैदा हुए। उसके बाद एक कोशिकीय जीव से और बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। कुछ लाखों साल बाद हमारे जैसे बड़े चिंपांजी टाइप के बंदर वगैरह बनने लगे। फिर बंदरों से हमारे पूर्वज यानी जो आदि मानव थे वो बने। उसके बाद हम आदि मानव से जो विकास होता रहा मानव के बाद, सो अब आधुनिक मानव जो हम अभी हैं, ऐसा निर्माण हुआ। और कुछ साल बाद हमारे शरीर में से भी जो खराब यानी एलिमेंट या कुछ भी आप भाग बोल दो कि वो भी हट जाएंगे कुछ सालों बाद। ऐसे मानव का विकास होता जा रहा है, हर एक प्राणी का विकास हो रहा है। जो फालतू की चीज़ें रहती हैं वो हटते जाती हैं, जैसे कि हमारी पहले पूँछ थी तो पूँछ हट गई। तो इस तरीके से मानव का विकास हो रहा है, पृथ्वी का विकास हो रहा है। तो एक जो बिग बैंग थ्योरी थी एक किसने दी थी, जॉर्ज लेमेंटियर, वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज लेमेंटियर। इन्होंने कहा था एक छोटी सी बिंदु थी, इसमें एक टाइम पे क्या हुआ, विस्फोट हुआ। ये विस्फोट होने के बाद कई ग्रह बन गए, कई आकाश गंगाएँ बन गई ऐसे इस टाइप से। और जो ये विस्फोट हुआ था ये 10 से 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। 10 से 15 अरब वर्ष पूर्व, इतना टाइम पीरियड इन्होंने बताया था कि 10 से 15 बरस पूर्व इसमें विस्फोट हुआ। जो अब लगातार इन्होंने बताया कि विस्फोट होने के बाद हमारा ब्रह्मांड क्या है, लगातार फैल रहा है। मतलब जो आकाश गंगा है, जैसे ये हमारी आकाश गंगा है और ये दूसरी आकाश गंगा, जैसे कि सबसे पास की आकाश गंगा कौन सी है, एंड्रोमेडा, और हमारी आकाश गंगा है मंदाकिनी। तो जो आकाश गंगाएँ हैं ये आपस में दूर हो रही हैं, यानी जो इनकी डिस्टेंस अभी थी अभी थोड़ी कम है, कुछ लाख साल बाद इनकी डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा ब्रह्मांड लगातार क्या कर रहा है, विस्तारित हो रहा है एक प्रकार से, यानी दूर दूर जा रही हैं आकाश गंगाएँ, ग्रह वगैरह हैं वो दूर जा रहे हैं, फैल रहे हैं। तो हमारा ब्रह्मांड एक विस्तार होता जा रहा है और कुछ समय बाद विस्तार वो रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा,
संकुचन होने लगेगा इनमें, सब जो ग्रह वगैरह हैं, गैलेक्सी वगैरह हैं, वो पास आती जाएंगी और फिर एक छोटे से बिंदु में पूरा ब्रह्मांड फिर से समेट जाएगा, क्योंकि जितने भी मंदाकिनी वगैरह या जो भी गैलेक्सी हैं वो सब पास में आती जाती हुई, और जो ब्रह्मांड का केंद्र है उसमें एक फिर से पास में आके एक बिल्कुल एक छोटे से बिंदु में कन्वर्ट हो जाएंगी। हमारी धरती भी मिट जाएगी, पूरा ब्रह्मांड फिर से समाप्त हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर से जब एक छोटे बिंदु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एक विस्फोट होगा, फिर एक नए ब्रह्मांड का निर्माण होगा, लाखों साल बाद फिर वो ठंडा होगा। फिर ऐसे हमारे पृथ्वी पर जैसे पानी वगैरह पैदा बने थे, इस तरह से फिर पानी वगैरह बनेंगे, एक कोष के जीवों का निर्माण होगा, बहुकोष के जीव बनेंगे। फिर पता नहीं, मानव जैसी एक सभ्यता फिर से आती है कि दूसरी कोई सभ्यता, इस तरीके से करोड़ों साल बाद ऐसी हमारी सभ्यता भी मिट जाएंगी, कई नई सभ्यताएँ आएंगी, नया ब्रह्मांड बनेगा, नई पृथ्वी बनेगी। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि जो सबसे मान्य मत है वो यही है, जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, ये दिया था 1927 में। और इस टाइम पे जब इनने जॉर्ज लेमेंटियर ने ये थ्योरी दी तो उस टाइम पे कोई विश्वास नहीं करता था कि ऐसा नहीं हो सकता, और शायद हाउली नाम के कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका सर्वाधिक विरोध किया था। लेकिन बाद में जब रॉबर्ट वैगनर 1967 में रॉबर्ट वैगनर आए तो उन्होंने इसकी व्याख्या अच्छे तरीके से की। रॉबर्ट वैगनर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी की फिर से अच्छे से व्याख्या की, और उन्होंने बताया कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है और ऐसा सही में सच में हुआ है। तो ये थ्योरी फिर सबको मान्य हो गई है, अब सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी यही है। फिर एक महोदय और आए, एलन संडेजा, जिन्होंने दिया था दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत के अनुसार क्या है, एलन संडेजा जी आए, इन्होंने दिया था दोलन सिद्धांत। जो ये सिद्धांत है ये बिग बैंग थ्योरी के आगे का ही सिद्धांत है। इन्होंने बताया कि जो अभी हमारी यानी बिग बैंग हुआ है, जो गैलेक्सी वगैरह दूर जा रही हैं, लेकिन 12.15 अरब प्रकाश वर्ष बाद 12.5 अरब प्रकाश वर्ष बाद क्या है, जो ब्रह्मांड का संकुचन है। प्रकाश वर्ष आप जानते होंगे कि एक दूरी नापने की इकाई है। ब्रह्मांड की दूरी हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं, दूरी नापने की इकाई। मतलब इसका ये होता है कि एक जैसे प्रकाश है, आप लाइट जलाते होंगे तुरंत प्रकाश जाके एक दीवार पे या कहीं पे भी जा डायरेक्ट फोकस लगाता होगा, तो आप जानते हैं कि प्रकाश की गति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो प्रकाश की गति से अगर एक प्रकाश की गति है, यहाँ से हमने एक लाइट जलाई, प्रकाश की गति 1 साल में जितनी दूरी तय करेगी, यानी 1 साल तक प्रकाश जाता जा रहा है, तो जितनी दूरी तय करेगी वो क्या कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश द्वारा तय की गई 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है प्रकाश, वो 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है, 1। और यहाँ पे हम कितनी बात कर रहे हैं, 12.5 अरब प्रकाश वर्ष। तो 12.5 अरब प्रकाश वर्ष बाद क्या होगी, जो फैलने की जो वो है गति, ये क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और उसके बाद क्या होने लगेगा, संकुचन। तो संकुचन होगा, इसमें क्या होगा, जो फैल रहा था मटेरियल वो क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा। उसके बाद क्या, ये फिर से बाद में एक बिंदु में चेंज हो जाएगा। यही क्या है, दोलन सिद्धांत है, जो कि किसने दिया था, एलन संडेजा जी ने। इन्होंने बताया था कि जितना फैल रहा है उसके बाद फिर से सिकुड़ जाएगा ज्यों का त्यों। तो एलन संडेजा जी ने यही बताया। दोलन सिद्धांत सरल है। और आप जो आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो नोट्स मत बनाइए, आप एक काम कीजिएगा, जो कौन से मैं एक बुक बताऊंगा आपको, वो बुक ले लीजिएगा और बाकी मेरी क्लास देखते रहिए और बुक से आप पढ़ लेना, तो सरल है। बुक क्या, आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेंगे, डायरेक्ट बुक से पढ़ लेना तो सही रहेगा। अगर मैं नोट्स बनाने की भी कोशिश करवाऊंगा आपके लिए तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ लीजिए। समझने के बाद आप जब बुक में देखेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।